मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के चारों धामों के बारे में। तो उत्तराखंड के चारों धामों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उत्तराखंड के धामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा में हम पढ़ेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पंचकोशी की यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा और हिज यात्रा के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की संस्कृति व आध्यात्मिकता की पहचान है, ये आप सभी को पता होगा। राज्य गठन से पूर्व देश विदेश में यह क्षेत्र बद्री केदार के नाम से जाना जाता था। तो जब हमारा राज्य का गठन नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड, बद्री केदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यात्रा का प्रारंभ एवं अंत, तो हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद मसूरी से यात्रा का प्रारंभ होता है। तो यात्रा का प्रारंभ कहाँ होता है? हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद मसूरी से प्रारंभ होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा होते हुए पूर्ण हो जाती है। तो यात्रा पूर्ण कब होती है? यमुनोत्री, बद्रीनाथ। जब आप चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का मानना है कि चार धाम की यात्रा के साथ साथ आपको पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की यात्रा करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अभी देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि चार धाम यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है। तो चार धाम यात्रा को मोक्ष की यात्रा भी कहते हैं। चार धाम यात्रा को मोक्ष की यात्रा भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। तो अब पढ़ेंगे हम यमुनोत्री धाम के बारे में। यमुनोत्री धाम चारों धामों में यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले यमुनोत्री धाम से ही किया जाता है। तो चारों धामों में जो यात्रा का प्रारंभ किया जाता है, सबसे पहले कहाँ से किया जाता है? यमुनोत्री धाम से किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यमुनोत्री धाम किस जनपद में है? बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो यमुनोत्री धाम जनपद उत्तरकाशी में है। किस पर्वत पर है? तो कुलिंद पर्वत पर है। और कुलिंद पर्वत बंदरपूंछ पर्वत का एक भाग है। अभी देखिए, जो यात्रा का प्रारंभ होता है मसूरी से तो होता है, बट नेशनल हाईवे में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ऋषिकेश से NH94। तो NH94 का नाम अब चेंज कर दिया गया, जिसका न्यू नाम है 134। तो NH94 134 न्यू के द्वारा यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3235 मीटर है। और किस नदी के तट पर है? तो यमुनोत्री धाम के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर नदी होगी यमुना नदी। अभी देखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यमुनोत्री धाम जो है उसका जो मंदिर है वो लकड़ी से किसने बनवाया था? तो मंदिर को लकड़ी से बनवाया था सुदर्शन शाह ने 1850 में। तो 1850 में सुदर्शन शाह ने लकड़ी से इसको बनवाया था। और काले पत्थर की मूर्ति किसने स्थापित की थी? भवानी शाह ने की थी। तो भवानी शाह ने 1862 में काले पत्थर की मूर्ति को स्थापित किया था। ठीक है। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने और पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। तो जो आधुनिक यमुनोत्री मंदिर है, जिसे आप प्रेजेंट में देख रहे हो, उसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था प्रताप शाह ने। और पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। ठीक है। अभी यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा हनुमान चट्टी है। तो जब आप मोटर वाहन से जाते हो तो जो अंतिम अड्डा पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा हनुमान चट्टी। उसके बाद आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव है, जिसका प्राचीन नाम बीफ गांव था। जो अंतिम पड़ाव पड़ेगा, देखो, अंतिम मोटर अड्डा कौन सा? हनुमान चट्टी। जबकि यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? वो है बीफ गांव, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बीफ गांव है। और अभी वर्तमान नाम क्या है? जानकी चट्टी है। कपाट कब खुलते हैं? कपाट अक्षय या वैशाख शुल्क तृतीया पर खुलते हैं तथा दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। शीतकालीन डोली कहाँ जाती है? तो शीतकालीन डोली खरसाली स्थित सोमेश्वर
मंदिर जाती है। सोमेश्वर में किस देव का मंदिर है? शनि देव का मंदिर है। ठीक है। 1816 में फ्रेजर को यमुनोत्री मंदिर के पुजारी ने प्रसाद के रूप में माही का छोटा पौधा दिया था। तो क्वेश्चन कभी बन सकता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं कि फ्रेजर को यमुनोत्री किस धाम के पुजारी ने माही का पौधा दिया था? तो यमुनोत्री मंदिर के पुजारी ने माही का छोटा पौधा दिया था। किसको? फ्रेजर को 1816 में। बस आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यमुनोत्री धाम को देखिए, जो यमुनोत्री धाम में नदी है यमुना, उस यमुना नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यमुना को सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और कृष्ण की 8वीं पत्नी, उनका नाम क्या था? कालिंदी। तो कृष्ण की 8वीं पत्नी कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना को क्या कहते हैं? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और कृष्ण की 8वीं पत्नी कालिंदी भी कहते हैं। अब समीप, एक क्वेश्चन ये बहुत फेवरेट चल रहा है आजकल आयोग का, पूछ लेता है कि किस धाम के पास क्या चीज़ है? तो आपने ध्यान रखना, भागीरथ शिला। भागीरथ शिला किस धाम के पास है? यमुनोत्री धाम के पास भागीरथ शिला है। और क्या? सूर्य कुंड भी, एक सूर्य कुंड भी है जो उत्तुंग चट्टान के पाद पर है, जो उत्तुंग चट्टान की पाद में स्थित है। जो उत्तुंग चट्टान है वहाँ पर, उत्तुंग चट्टान के जस्ट आप जैसे नीचे उतरते हो, चट्टान से नीचे उतरोगे, बिल्कुल नीचे बेसमेंट में पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको सूर्य कुंड मिलेगा, जिसे ब्रह्मा कुंड भी कहते हैं। और ये जो ब्रह्मा कुंड है ना, इसका पानी बहुत गर्म रहता है। यहाँ का जो तापमान है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। 195 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, मतलब उबलता रहता है। और ऐसी मान्यता है लोगों की यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर कच्चे चावल डालते हो तो वे अति शीघ्र ही पक जाते हैं। और सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर जो सूर्य कुंड है वहाँ से एक विशेष ध्वनि निकलती है ओम के आकार की। ठीक है। और जो कुछ यूरोपीय पर्यटक हैं वो सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के गैसर से करते हैं। तो न्यूजीलैंड में गैसर होगा कोई, वहाँ पर भी कोई ध्वनि निकलती होगी, तो उससे सूर्य कुंड की तुलना करते हैं यूरोपीय पर्यटक। और निकट और क्या क्या है? यमुनोत्री धाम के निकट एक दिव्य शिला है। मंदिर के पास दूसरा कुंड सप्तऋषि कुंड है। तो सप्तऋषि कुंड कहाँ पर है? यमुनोत्री धाम के पास में ही है। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार होता है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यमुनोत्री धाम की पिक्चर है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे यमुनोत्री धाम से वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम गंगोत्री धाम के बारे में। आप चारों धामों की ये पिक्चर देख सकते हैं। ये जैसे कि यमुनोत्री धाम है, ये गंगोत्री धाम है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, पिक्चर चारों आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम गंगोत्री धाम के बारे में। गंगोत्री धाम किस जनपद में? जनपद उत्तरकाशी में है। कौन सा ब्लॉक है? भटवाड़ी ब्लॉक में, भागीरथी नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन बनता है गंगोत्री धाम किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है। किस ब्लॉक में है? भटवाड़ी ब्लॉक में है। किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है। और भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा के मंदिर को भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। तो गंगोत्री धाम को भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। और गंगोत्री धाम में जो आपको मूर्तियाँ मिलेंगी वो गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ मिलेंगी। वो सारी की सारी यहाँ पर स्थापित हैं, माँ गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की। ठीक है। अभी देखिए, आप ऋषिकेश से यमुनोत्री पहुँचे थे, अब आपको गंगोत्री आना। पहला धाम यमुनोत्री था, दूसरा गंगोत्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यमुनोत्री से आना पड़ेगा। तो यमुनोत्री से आप जिस नेशनल हाईवे से आएंगे वो है यमुनोत्री से NH 108, न्यू नाम 34 है। इसके द्वारा आप गंगोत्री पहुंचोगे। ऊंचाई किसकी है? तो गंगोत्री धाम की जो ऊंचाई है वो 3048 मीटर है समुद्र तल से। अब गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने 1807 में कराया था। तो किसने कराया था? 1807 में अमर सिंह थापा ने। और पुनरुद्धार किसने कराया था? पुनरुद्धार कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में। अब ये जो गंगोत्री धाम है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही आसमान से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। और इस क्षेत्र में कालांतर में गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए पांडवों ने एक विशाल यज्ञ किया था। तो पांडवों ने कोई गोत्र हत्या की होगी,
उससे मुक्ति के लिए पांडवों ने यहाँ पर विशाल यज्ञ किया था। तो इस मंदिर की शैली क्या है, तो कत्यूरी शैली है। अब इसका जो शिखर है, छत्र है, आपने देखा होगा अभी पिक्चर में, वो किस शैली का है, तो वो पैगोडा शैली में बने हैं और जिनके निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। तो आपने पिक्चर में देखो सारा सफ़ेद सफ़ेद ग्रेनाइट लगा था। पुजारी कौन से होते हैं, तो पुजारी मुखवा ग्राम के होते हैं, मुखवा ग्राम के निवासी होते हैं। कपाट कब खुलते हैं गंगोत्री धाम के, तो अक्षय तृतीया को, दशहरा के दिन। तो जिस दिन दशहरा होता है उस दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। अब कपाट बंद कब होते हैं, तो कपाट बंद होते हैं भैया दूज के दिन। तो जिस दिन भैया दूज होती है उस दिन इसके कपाट बंद हो जाते हैं। अब शीतकालीन डोली कहाँ जाती है, तो गंगोत्री धाम की शीतकालीन डोली है वो मुखबा स्थित मारकंडे मंदिर जाती है। तो मारकंडे मंदिर है, वहाँ पर इनकी डोली चली जाती है। गंगोत्री में भागीरथी नदी व केदार नदी का संगम है। तो नदी तंत्र से क्वेश्चन है कि गंगोत्री में किन किन नदियों का संगम होता है, तो गंगोत्री में भागीरथी नदी व केदार गंगा नदी का संगम होता है। जैसे ही आप गंगोत्री से थोड़ा सा नीचे आते हैं भैरव घाटी आपको मिलती है। तो भैरव घाटी में किन नदियों का संगम होता है, तो भैरव घाटी में भागीरथी नदी में एक जाह्नवी नदी निकल कर आती है, वो मिल जाती है। तो भैरव घाटी में जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है। यहाँ पर डूबा हुआ शिवलिंग भी है। तो गंगोत्री धाम में एक डूबा हुआ शिवलिंग भी है। और गंगोत्री से 6 मील नीचे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर जांगला है। जांगला क्या है, जहनु ऋषि का आश्रम है। और हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाने वाला तपोवन गोमुख से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हिमालय का जो टिप एंड टॉप कहा जाने वाला तपोवन है वो कहाँ पर है, गोमुख से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये टिप एंड टॉप तपोवन एक ऐसी जगह है जहाँ से 15 चोटियों को आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने कुछ ध्यान रखना है, तपोवन ऋषिकेश के समीप टिहरी जनपद में तथा जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर चमोली में भी है। तो तपोवन कई जगह है, आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, तपोवन ऋषिकेश के समीप टिहरी जनपद में मिलेगा और जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर चमोली में भी मिलने वाला है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 में कैप्टन रीपर को भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन रीपर को गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए कब भेजा था, 1808 में भेजा था। जबकि सर्वप्रथम गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला यूरोपीय J.B. फ्रेजर 1816 ईस्वी में आया था। तो देखिए यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने वाला सबसे पहला यूरोपीय कौन था, वो था J.B. फ्रेजर जो 1816 में आया था। तो ये थे हमारे गंगोत्री धाम से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो गंगोत्री धाम में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सिंपल बताइएगा और हम कमेंट बॉक्स में ही उसका सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में। तो बने रहिए अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि फर्स्ट केदारनाथ है और सेकेंड बद्रीनाथ है, आप देख सकते हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको केदारनाथ पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे। तो आपको गंगोत्री से नेशनल हाईवे 109 जिसका न्यू नाम क्या है 107 के द्वारा आप केदारनाथ रुद्रप्रयाग पहुंच सकते हो। अब केदारनाथ किस जनपद में है, तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में। जबकि आपने यमुनोत्री गंगोत्री पढ़ा वो किस जनपद में थे, वो थे जनपद उत्तरकाशी में, जबकि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो आपको केदारनाथ पहुंचना है, रुद्रप्रयाग पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गंगोत्री से नेशनल हाईवे 109 के द्वारा आप पहुंचोगे। ऊंचाई कितनी है, तो 3584 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर। और जो 4 धाम है यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ, उन चारों धामों में ये सबसे ऊंचा धाम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारों धामों में सबसे ऊंचा धाम कौन सा है, तो वो है केदारनाथ, ऊंचाई 3584 मीटर। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं कि केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, पिछले भाग की पूजा की जाती है। किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक की जो स्थापना है वो यहीं पर हुई है। और वो किसने की है, आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। और शंकराचार्य की जो समाधि है वो इसी धाम के पीछे है। 5 तीर्थ हैं यहाँ पर। 5 तीर्थ में से पहला पशुपतिनाथ नेपाल में है, दूसरा कुमाऊँ के जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ, चौथा
हिमाचल के बैजनाथ तथा पाँचवा कश्मीर के अमरनाथ में है। तो 5 शैव तीर्थ है, ये शैली लिख दिया है यहाँ पर, आप चेक कर लेना। 5 शैव तीर्थ हैं। पहला पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं के जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ, चौथा हिमाचल के बैजनाथ तथा पाँचवा कश्मीर के अमरनाथ में है। भगवान केदार का रक्षक, तो भगवान केदार का रक्षक देवता कौन है? भैरवनाथ। तो भैरवनाथ को भगवान केदार का रक्षक देवता कहते हैं। केदारनाथ भगवान की पूजा ब्रह्मा कमल चलाकर की जाती है। तो केदारनाथ भगवान की जो पूजा करते हैं वो ब्रह्म कमल चलाकर करते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? रावल कहते हैं। जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, तो वो कौन होते हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और उनका निवास स्थान ऊखीमठ में होता है। तो इनका निवास स्थान कहाँ होता है? ऊखीमठ में होता है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ऊखीमठ में है। तो केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में है। और केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ अधिनियम 1939 में पारित हुआ था। तो ब्रिटिश काल में जो बद्रीनाथ और केदारनाथ अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1939 में हुआ था। अब हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो केदारनाथ मंदिर की विशेषताओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंदिर शैली। तो इसकी मंदिर शैली कैसी है? कत्यूरी। कत्यूरी मीन्स भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है उसमें। और यहाँ मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। तो जो मंदिर है आप ऊंचाई में देखेंगे 6 फुट ऊंचा चबूतरा है, उस पर बना है। और मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है। तो मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पर त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला भी आपको देखने को मिल जाएगी। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा एवं प्रांगण में नंदी बैल भगवान वाहन के रूप में विराजमान है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन बना था कि उत्तराखंड के चारों धामों में किस धाम में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है? तो वो कहाँ पर है? केदारनाथ में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब कपाट कब खुलते हैं इसके? तो कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर घोषित होती है और भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है, जो अक्टूबर नवंबर माह में बंद होता है। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव मनाया जाता है। तो अन्नकूट का मेला, भतूज का मेला या अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में, और जनपद पड़ जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे केदारनाथ धाम के समीप दर्शनीय स्थल। तो केदारनाथ के समीप कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, उनके बारे में हम अपने प्रमुख कुंड शिव कुंड। तो प्रमुख कुंड कौन सा है? यहाँ पर शिव कुंड है। और शिव कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पर लाल पानी वाला रुधिर कुंड है, यानी कि यहाँ पर आपको लाल पानी मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारा खून है, इसलिए इसको रुधिर कुंड भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे अमृत कुंड, पूरब में रेतस व हंस कुंड और सामने उदक कुंड है। तो केदारनाथ मंदिर के पीछे जैसे कि आप देखोगे तो वहाँ पर अमृत कुंड है, और केदारनाथ मंदिर के पूरब में रेतस और हंस कुंड है, और बिल्कुल फ्रंट में आप देखोगे तो उदक कुंड है। और पास में ही थोड़ी सी दूर चलने के बाद आपको गांधी सरोवर भी देखने को मिल जाएगा। एक आता है भैरव छाप। तो भैरव छाप कहाँ पर है? भैरव छाप भी केदारनाथ धाम के पास में ही है। 86 दिनों तक पूजा बाधित रही। तो 86 दिनों तक पूजा कब बाधित रही थी? 16 से 17 जून 2013 को, जब मंदाकिनी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी, उसकी वजह से 86 दिनों तक केदारनाथ धाम की पूजा बाधित रही थी। 5 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का कहाँ पर अनावरण किया गया था? वो किया गया था केदारनाथ धाम में। गौरीकुंड नामक रुद्रप्रयाग, तो गौरीकुंड नामक स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो जो गौरीकुंड नामक स्थान है वो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में है।
जो कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम स्टेशन है। तो केदारनाथ मार्ग का अंतिम स्टेशन क्या है? गौरीकुंड, जो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और इसी स्थान से केदारनाथ मंदिर के लिए एक पैदल मार्ग का प्रारंभ होता है। तो जब आप गौरीकुंड से आगे बढ़ेंगे तो केदारनाथ मंदिर के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक गर्म जल का कुंड है, तो यहाँ पर एक गर्म जल का कुंड भी है जिसे गौरी का कुंड कहा जाता है, और इसी कुंड के कारण इस स्थान का नाम गौरी कुंड पड़ा। इस कुंड में यात्री स्नान करके गौरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड में स्थित बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए, जो बद्रीनाथ धाम है इसको विशाल बद्री या बद्री विशाल भी कहते हैं। और किस नदी के तट पर है ये? अलकनंदा नदी के तट पर है, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन ये बनाता है एक बार कि जो बद्रीनाथ धाम है किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो देखिए, यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। और चारों धामों में एकमात्र धाम ऐसा है जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। अब जो भगवान विष्णु हैं इनको पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा कहा गया है सतयुग में, और बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, शाश्वत तीर्थ एवं विशाला कहा गया है। तो भगवान विष्णु में उनको पुराणों में क्या कहा गया है? योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन और शाश्वत तीर्थ एवं विशाला कहा गया है। बद्रीनाथ भगवान का भव्य मंदिर बनवाने का श्रेय कत्यूरियों को जाता है। तो जो बद्रीनाथ भगवान है उनका जो भव्य मंदिर बनवाने का श्रेय है वो कत्यूरियों को जाता है। बद्रीनाथ मंदिर निर्माण ललित सूर्यदेव के समय हुआ था। तो जो भगवान बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण है वो कब शुरू हुआ था? ललित सूर्यदेव के समय हुआ था। एवं बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान के लिए परमदेव नामक शासक का जिक्र मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर को जो भूमि दान में दी थी परमदेव शासक ने। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण परमार शासक अजयपाल ने किया। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसने किया था? अजयपाल ने किया था। पंबार वंश का महत्वपूर्ण शासक है। आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया ने कराया, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो जो आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने कराया था, और ऊंचाई कितनी है उसकी? अभी 15 मीटर है। भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के जो रक्षक देवता हैं वो कौन है? क्षेत्रपाल। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से काले रंग की प्रतिमा को निकालकर बद्रीनाथ में उसकी स्थापना की थी। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। पुजारी रावल ब्राह्मण होते हैं जो शंकराचार्य के वंशज एवं केरल के नंबूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। तो बद्रीनाथ धाम के पुजारी कौन होते हैं? रावल ब्राह्मण होते हैं जो कि शंकराचार्य के वंशज होते हैं और केरल के नंबूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 1443 से 1476 ईस्वी तक मंदिर के पुजारी दंडी स्वामी होते थे। ये शंकराचार्य के अनुयायी थे लेकिन ब्राह्मण नहीं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि जो 1743 से 1746 तक 76 तक ईस्वी तक थे वो मंदिर के पुजारी दंडी स्वामी होते थे, ना कि ब्राह्मण। 1776 ईस्वी में गढ़वाल नरेश ने रावल पद नंबूद्री ब्राह्मण को दे दिया था। तो 1776 में जो गढ़वाल में नरेश थे उन्होंने क्या किया था? रावल का पद नंबूद्री ब्राह्मण को दे दिया था। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित किया जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट खुलते हैं उसका समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित कर लिया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की विशेषता। तो बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और शालिग्राम। देखिए कहीं कहीं पर इसके 4 पार्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी है। तो गर्भगृह में जो भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति है वो शालिग्राम की
बनी है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली में दिखता है, लेकिन द्वार का आकार धनुषाकार होने के कारण शंकुधारी शैली में बना है। बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक नारियल, सुपारी और कर्नाटक का चंदन आता है। मंदिर की पूजा में जो नारियल सुपारी चढ़ाई जाती हैं वो केरल से आती हैं और चंदन कर्नाटक से आता है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग लगता है, भाग लिखा है सही कर लेना, भात, भात का भोग लगता है। बद्रीनाथ में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई में खुलते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? अप्रैल मई में खुलते हैं। बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी श्री धन सिंह बर्तवाल ने। तो जो बद्रीनाथ धाम में आरती होती है वो किसने लिखी थी? धन सिंह बर्तवाल ने लिखी थी। हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थल। तो बद्रीनाथ मंदिर के जो निकट स्थल हैं उनमें सबसे पहले आता है तप्त कुंड। तप्त कुंड क्या है? एक गर्म कुंड है। दूसरा ब्रह्मा कपाली। ब्रह्मा कपाल भी बद्रीनाथ मंदिर के पास में है। ब्रह्मा कपाली एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पितरों को पिंड अर्पण किया जाता है। चरण पादुका स्थल भी यहीं पर है। बद्रिकाश्रम के आगे माणा में माता मूर्ति का मंदिर और सरस्वती नदी पर बना भीम पुल स्थित है। मंदिर में स्थित मूर्तियों को बद्री पंचायतन कहते हैं। तो जो मंदिर में मूर्तियाँ स्थित हैं उसको बद्री पंचायतन कहते हैं। कैला बुग्याल, कैला बुग्याल है यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला हुआ है। लीला ढोंगी स्थल, लीला ढोंगी स्थल भी यहीं पर है। मुचकुंड गुफा, तो मुचकुंड है ये, मुचकुंड गुफा कहाँ पर है? ये भी बद्रीनाथ धाम के निकट है। ऋषि चरवाक का आश्रम, तो ऋषि चरवाक का आश्रम भी बद्रीनाथ निकट के आश्रम है। गुराऊ मेला कपाट बंद होने के 5 दिन बाद भोटिया लोगों द्वारा लगता है। तो देखिए यहाँ पर एक मेला और लगता है गुराऊ मेला, जो जब इसके कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके 5 दिन बाद लगता है। और उसको कौन लगाते हैं? जो भोटिया लोग होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो और बचे क्वेश्चन हैं, अन्य यात्राएँ हैं, अन्य मंदिर हैं, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।